सो व्हाट्स अप गाइस। और ये वीडियो जो है वो एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बनाया बेसिकली मैंने यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम लगा के और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के समझ के एक बहुत ही लाइट वेटेड MVC बनाया। MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये वीडियो देखने से पहले तुम ये दो चीज़ें तय कर लेना कि तुम्हें PHP कोर PHP आती है कि नहीं, और तुम्हें PHP के ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो मेरी PHP बनाई हुई क्रैश कोर्स को तुम देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। तुम्हें बहुत सारे अच्छे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जहाँ से तुम PHP के ऊप्स कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ऊप्स पे बेस्ड है। PHP ऊप्स पे बेस्ड है। इसमें हमने क्लासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, नेम स्पेस यूज़ किया है, ठीक है। इन सब के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें PHP के बारे में नॉलेज है, PHP के कोर जो भी उसके फंक्शनैलिटीज़ है उनके बारे में नॉलेज है, जो उसके ऊप्स से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ है उनके बारे में नॉलेज है, ठीक है। और तो अगर तुम्हें ऐसा नॉलेज है तो इस वीडियो को तुम देखना स्टार्ट करना है। गाइस, दिस मी डैम निंजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मैं प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें PHP से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या आने वाले टाइम में हम ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड लाने वाले हैं, तो अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब मी, ठीक है, एंड वॉच माई वीडियोज़ इफ़ यू वांट टू, ठीक है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, बट तुम्हारा मन है तो तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने MVC की आखिर बना के रहे। तो एक्चुअली हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते थे उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, राइट, कोड कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सबका अलग अलग सीन रहता था और दिक्कत भी होती थी काफ़ी, ठीक है। उसमें हमें अगर कस्टम URLs बनाने होते थे तो भी दिक्कत होती थी, URL में डेटा पास कराना था तो भी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने एक MVC ही बना दिया है। काफ़ी लाइट वेटेड है, 7-8 KB के अराउंड, बहुत ही लाइट वेटेड है। तुम्हारे सर्वर पर लोड कम लेगा और इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, और तुम इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हें PHP ऊप्स आती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए समझाना स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ आए कि इसके अंदर की चीज़ें काम कैसे कर रही हैं और तुम्हें इसको यूज़ कैसे करना है। ये फ्री में अवेलेबल है, तुम इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गिटहब पे भी अवेलेबल है और गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल है। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम दोनों ही जगहों से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़, मैं इसे अगर अपने ब्राउज़र पर खोलूँगा तो मैंने कुछ ऐसा htdocs के अंदर MVC करके फोल्डर बनाया है। उसके अंदर ये पब्लिक जो फोल्डर देख रहे हो, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये रहा हमारा पूरा MVC की सारी फाइलें, ठीक है। ये कोर का लोगो पता नहीं ऐसा क्यों बना आ रहा है, पर ये भी फोल्डर ही है सारा। और ये जो पब्लिक है मेन ये है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमें क्या करना है, ये जो MVC बना हुआ है या कोई भी फ्रेमवर्क जो मेनली बनाया जाता है वो ये मान के बनाया जाता है कि जो पब्लिक फोल्डर है वो वहाँ पे सर्वर का मेन जो डोमेन है वो पॉइंट कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं www.google.com खोलूँ तो पब्लिक के अंदर का कंटेंट दिखे, ये नहीं कि www.google.com/public खोलना पड़ा मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को पब्लिक फोल्डर पे पॉइंट करेंगे। अब रियल सर्वर पे ये करना बहुत आसान होता है cPanel के थ्रू, पर XAMPP में कैसे हम करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले XAMPP में तुम्हें करना ये बहुत आसान है। सिंपली तुम्हें जाना है अपने XAMPP कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर ऑप्शन होगा Apache httpd.conf, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे Ctrl+F दबा के सर्च करना है htdocs, ठीक है। htdocs सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा डॉक्यूमेंट रूट। ध्यान से देख लेना, डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी में चेंज कर देना, डॉक्यूमेंट रूट। अब इसके अंदर XAMPP htdocs है, तो इसके अंदर बस तुम्हें अपना एड्रेस चेंज कर देना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सर्वर है वो MVC/public स्पेसिफिकली इस पर फोकस्ड रहे, ठीक है। तो अगर मैं लोकल होस्ट डायरेक्ट खोलूँ तो ये पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर का कंटेंट दिखे, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। सर्वर को बंद करके एक बार रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम सर्वर की कोई फाइल को चेंज करते हैं तो हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना होता है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब तुम देखोगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमें। अब एरर क्यों आ रहा है मैं बताऊंगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे अब MVC/public लिख रहे हैं और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रूट मैच्ड। जाहिर सी बात है ये पैथ हमने अभी बनाया ही नहीं है, तो दैट्स वाई ये एरर हमें दे रहा है। और ये एरर जो आ रहा है इसको भी तुम ध्यान से देख रहे होगे तो थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। काफ़ी हम क्योंकि इसमें भी हमने कस्टमाइजेशन किए, कस्टम तरीके से दिखा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एरर जो PHP देता है वो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ से ऊपर इन सबको हटा दूँ, सिर्फ लोकल होस्ट खोलो, देखो यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिखा है मैंने, ये हमारा मेन URL हो गया। अब तो देखो वेलकम टू DNMVC, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। ये चीज़ तुम चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। काफ़ी ईजी है। तो ये करने के बाद हम आएंगे सबसे पहले अपने index.php पे, ठीक है। हमारे पास पब्लिक के अंदर index.php है और सारे जितने भी पब्लिक के अंदर तुम्हें JS की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल या अपलोडेड इमेज, ये सब पब्लिक के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कंट्रोलर, डेमो कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, राउटर। तो ये बेसिकली राउटर है,
इसके थ्रू तुम कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने दे रखा है ये ब्लैंक, तो मतलब ये मैं कहने का मतलब है जो होम पेज है वहाँ पे कंट्रोलर, जो डेमो कंट्रोलर है उसका जो एक्शन वेलकम है वो रन हो। अब ये कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है तो वो हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए समझो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हमें अगर कस्टम राउटर बनाना है खुद का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउटर लिख दूँगा, मान लो राउटर, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे यूआरएल जो भी हम बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लो अगर यूआरएल बनाना चाहता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे ऐसे स्लैश डाल के डेमो पेज, कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, डेमो पेज। तभी देखोगे तुम एरर आ रहा है, डेमो पेज करके मैं यूआरएल बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ बना दूँगा डेमो पेज, ये मेरा यूआरएल हो गया। अब जो दूसरी चीज़ देनी है हमें वो एरे है, वो एरे में देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे कंट्रोलर देना है। अब अभी हमने कंट्रोलर के बारे में नहीं उतना पढ़ा है, तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि एक डेमो कंट्रोलर बना हुआ है इसमें, मैं बताऊँगा कहाँ पे। तो हम यहाँ से कंट्रोलर को कॉल कर लेते हैं, कंट्रोलर, ठीक है। और कंट्रोलर कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं डेमो कंट्रोलर नाम दे देता हूँ इसे, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसको एक्शन दे देते हैं। एक्शन बेसिकली डेमो कंट्रोलर जो है क्लास है, और एक्शन बेसिकली उस क्लास के अंदर का एक फंक्शन है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ऐप पे आओगे तो ऐप को जब तुम ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 3 फोल्डर मिलेंगे, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। अब ये तो पता ही है कि एमवीसी स्ट्रक्चर में मॉडल, व्यू और कंट्रोलर का क्या काम होता है। जो मॉडल होता है वो डेटाबेस से डेटा गेट करता है, अपडेट करता है, रीड करता है, डिलीट करता है। मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगी वो सारी मॉडल्स के अंदर होंगी। यहाँ पे एक डेमो मॉडल बना हुआ है, ठीक है। और जो डेटाबेस से डेटा गेट करना होगा और उसको फ्रंट एंड तक पहुंचाना होगा वो सारा काम कंट्रोलर करेगा। जितने भी चेंजेस करने हो, हमें वैलिडेशंस करने हो, जितना बा लॉजिकल जो इतना काम होगा सारा कंट्रोलर में होगा। और जो भी फ्रंट एंड है वो सारा हमारा व्यू फोल्डर के अंदर रखा होगा, जैसे कि अभी welcome.php देख सकते हो जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बनाया है। अब हम अगर कंट्रोलर को खोलेंगे तो यहाँ पे डेमो कंट्रोलर बना हुआ है जो कि हमारे वेलकम पेज को कॉल कर। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कोर के अंदर से व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, कोर के अंदर से कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है, तो अगर तुम कोर खोलोगे तो यहाँ पे कुछ फाइलें हैं, controller.php, array.php, model.php, router.php, view.php। इन सब में बेसिकली वो प्रोग्रामिंग है जो इस फ्रेमवर्क को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें उसके बारे में नॉलेज है और इसमें तुम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहते, सिंपली अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो मैं तो सलाह दूंगा कि ना ही छेड़ तो अच्छा है, नहीं तो कुछ अगर ख़राब हो गया तो फिर तुम्हें प्रोजेक्ट को चेंज करना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक डेमो कंट्रोलर बना हुआ है और यहाँ पे वेलकम बना हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे फंक्शन बना लिया। तुम एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं सभी को प्रोटेक्टेड बना रहा हूँ, तुम पब्लिक भी बना सकते हो, बट मैं प्रोटेक्टेड बना रहा हूँ, मैं वजह बताऊँगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड फंक्शन, और यहाँ पे हम देंगे अब इसे मान लो टेस्ट पेज करके, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक करा देता हूँ, हे दिस इज़ टेस्ट पेज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे index.php में आके मैं यहाँ पे एक्शन दे देता हूँ इसे कि टेस्ट पेज नाम का जो एक्शन वो है, क्या कहते हैं, उसको रन कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखोगे हे दिस इज़ टेस्ट पेज यहाँ पे लिखा है डेमो पेज पे। अगर मैं होम पेज पे आ जाऊँ वापस तो सब चीज़ नॉर्मल है। तो या इट्स प्रीटी कूल राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट पेज वापस से लिख दें टेस्ट पेज, तो टेस्ट पेज पे ये एरर देगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे लिख दें, हमने जो यूआरएल दे रखा है जो कि है डेमो पेज, हमारा डेमो पेज, डेम पेज लिखा है, सॉरी डेमो पेज, तो देखोगे दिस इज़ टेस्ट पेज आ रहा है। इसके आगे स्लैश ऐड कर देंगे तो भी आएगा, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे सिंपल नहीं है, काफ़ी एडवांस राउटर है, ठीक है, काफ़ी एडवांस राउटर है इसके अंदर। कहने का मतलब है, एडवांस से मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो अब इसके अंदर मान लो कि तुम ये बार बार हर उसके लिए ये नहीं बनाना चाहते, डेमो पेज ये सब नहीं बनाना चाहते, तो तुम सिंपल से यहाँ पे एक राउटर बना सकते हो कुछ इस तरीके का। देखना राउटर, यहाँ पे लिख दो ऐड, और इसके अंदर करली ब्रेसिस के अंदर तुम्हें लिख देना है कंट्रोलर, ठीक है, स्लैश यहाँ पे लिख देना है एक्शन, ठीक है।
और इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज कुछ इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, तो ये डायनेमिक तरीके से यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लेगा और यहाँ पे एक्शन का नाम लेगा और उसको रन कर देगा। कहने का क्या मतलब मेरे, तो देखो यहाँ पे अगर जैसे हम सीधा हमने यहाँ पे क्या लिखा कि पहले कंट्रोलर का नाम होना चाहिए फिर एक्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डेमो कंट्रोलर, डायरेक्ट ऐसे डेमो कंट्रोलर स्लैश, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टेस्ट पेज और एंटर दबाऊँ तो देखोगे सेम रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब वही टेस्ट पेज की जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेलकम, एंटर दबाऊँ तो देखो वेलकम टू DN_MVC यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि काफ़ी कूल चीज़ है, राइट। ये चीज़ डेमो वाले इसमें दिख रही होगी तुम्हें, डेमो। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं है कि तुम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे बीच में कोई कस्टम वेरिएबल भी ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो व्यू। ठीक है, अब देखो अब हमने ये नया एक रूट बना दिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नहीं चलेगा, एरर देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं अब इसमें बीच में व्यू ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से व्यू, तो ये चलेगा। तो इस तरीके से हम कस्टम अपना जो भी है वो बना सकते हैं राउट को। अब यहीं पे अगर हमें कोई डेटा यहाँ पे वेरिएबल लेना है साथ में, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो उस केस में देख सकते हो यहाँ पे ये एक हमने राउटर बना रखा है जहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं अलग टाइप का। ठीक है, तो ठीक है, देखो मैं जानता हूँ बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। लारावल कोऑर्डिनेटर से तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि यूआरएल में मैं कोई वो पास करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली बनाऊँगा राउटर यहाँ मैं कर लेता हूँ ऐड, और मैं काम करता हूँ कि डायरेक्ट ये ऐसे क्या कहते हैं कस्टम यूआरएल बनाने की जगह से डायरेक्ट कंट्रोलर वाला यूआरएल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मान लो मैं देना चाहता हूँ कंट्रोलर, कुछ इस तरीके से कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एक्शन, और यहाँ पे मैं एक वो लेना चाहता हूँ, क्या कहते हैं आईडी लेना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे फिर ये दूंगा रेशियो साइन दूंगा। रेशियो साइन के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग चीज़ें लिख रखी हैं, D+। ठीक है, ये S+, इनका क्या मतलब है, तो देखो ये हैं हमारे रिजेक्ट्स, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये। D+ का मतलब होता है कोई भी नंबर, S+ का मतलब होता है कोई भी नंबर हो गया, चाहे कैरेक्टर हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो S+, D+ यहाँ पे दो होते हैं हमारे पास। और ठीक है, ये चीज़ तो अगर तुम्हें समझनी है तो तुम गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें रिजेक्ट्स देना पड़ता है अगर हम वेरिएबल का डेटा लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लो नंबर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे D+ ऐसे लिखूँगा, ये रिजेक्ट्स है, जिसका मतलब है कि कोई भी नंबर को यहाँ पे रीड करो। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इस टाइप का कोई ऐसा बनाया नहीं है एक्शन, तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर मैंने एक एक्शन बना रखा टेस्ट पेज, इसी पर हम बना लेते हैं। और जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें यहाँ से मिल रहे होंगे वो हम रीड कर सकते हैं इस वेरिएबल में, रीड राउट पैरम्स। ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे सारे पैरामीटर्स होते हैं एरे के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसको प्रिंटार करता हूँ, इसको मैं अगर प्रिंटार करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं हम, और टेस्ट पेज है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से टेस्ट पेज, एंटर दबाता हूँ तो देखोगे नो राउट फाउंड आ रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूँ 2, तो अब देख सकते हो यहाँ पे एरे हमें रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर हमें आईडी भी मिल रही है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इको प्री, राइट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे हमें जो भी पैरामीटर्स मिल रहा है, हमें कंट्रोलर पैरामीटर मिल रहा है जो कि कंट्रोलर का नाम है, एक्शन मिल रहा है जो कि एक्शन, और आईडी भी मिल रहा है जो कि 2 है। ठीक है, कूल चीज़ है ना। बट यहाँ पे दिक्कत ये अभी ये है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो लेटर लिखता हूँ तो ये रिसीव नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको आईडी बोल रखा है कि सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करना है। अगर तुम चाहते हो कि ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करे साथ में, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डी की जगह हमें देना है कैपिटल एस देंगे। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो तुम देख पाओगे आईडी के अंदर अब हमें ये भी मिल रहा है। ठीक है, आईडी के अंदर हमें ये भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अब नंबर लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहूँ मान लो कुछ इस तरीके से, तो भी आएगा। बीच में अगर नंबर लिखना चाहूँ 45 तो भी आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो नंबर और जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, वो दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो मान लो इस तरीके का हम बना सकते हैं ना कि टॉप
बेस्ट क्या कहते हैं टॉप बेस्ट स्मार्ट फ़ोन्स, ऐसे पोस्ट के जो यूआरएल्स होते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं। तो देख सकते हो हम यहाँ पे इजीली गेट कर पा रहे हैं इजीली, और यहाँ पे लिंक जनरेट करना पा रहे हैं, लिंक जो है वो बना पा रहे हैं राउट की मदद से। और यहाँ पे जरूर नहीं कि एक ही तुम बनाओ, तुम चाहो तो एक से ज़्यादा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्लैश दूँ और यहाँ पे एक और बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाना चाहूँ मैं कैटेगरी, ठीक, कुछ इस तरीके कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मान लो /s+, जाहिर सी बात है ये भी क्योंकि कोई भी लेटर नंबर हो सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे S+ लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये एरर दे रहा है फिर से, क्योंकि अब इसमें कैटेगरी भी चाहिए, कैटेगरी इसको मिल नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे आके कैटेगरी दे देता हूँ स्मार्ट फ़ोन्स, एंटर मारते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे हमें आईडी और कैटेगरी दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अपना यूआरएल है वो जनरेट कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आएगी मैं भी तुम्हें समझने में, बट तुम टाइम के साथ सीख जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा राउट कैसे हमें बनाना है, कैसे हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा हम कंट्रोलर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐप का जो फोल्डर खोलोगे तो इसके अंदर तुम्हें कंट्रोलर, मॉडल, विमिंग, हम तीनों को यूज़ करके देख लेते हैं कैसे इनका सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे देख सकते हो ये बना रखा है कंट्रोलर एक्शन करके। मैं इसको यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कस्टम राउट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, राउटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, और यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट। और इसमें जो है वो हम कंट्रोलर कॉल कर लेंगे, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है पर हम बनाएंगे। कंट्रोलर कुछ इस तरीके का होगा, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट, ऐसा दे देंगे कुछ, ठीक है। और जो क्या कहते हैं एक्शन होगा वो हम दे देंगे शो लिस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने एक्शन दे दिया। तो अगर मैं सब्जेक्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब सब्जेक्ट /list, कुछ इस तरीके से लिखूं तो मुझे यहाँ पे लिस्ट मिलना चाहिए। अगर अभी तुम देखो तो कंट्रोलर क्लास ऐप कंट्रोलर /subject नॉट फाउंड, ये हमें एरर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें, जाहिर सी बात है अभी बनाया नहीं हमने तो ये एरर मिलेगा। हम कंट्रोलर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम एक अपना कंट्रोलर बना लेते हैं सब्जेक्ट नाम से, subject.php, ठीक है। जो कंट्रोलर का क्लास है और जो फाइल का नेम है वो सेम रहेगा, याद रखना। जैसे कि यहाँ पे डेमो कंट्रोलर देख सकते हो, फाइल का नाम डेमो कंट्रोलर है, वैसे अगर मैं इसका नाम सब्जेक्ट रख रहा हूँ तो अंदर जो क्लास बनाऊंगा उसका नाम होगा सब्जेक्ट। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, सब्जेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अंदर की फाइलों को हटा देते हैं हम, और जो ये क्लास है इसको हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट नाम से, ठीक है। अब डेटा रीड करने के लिए हमें मॉडल भी चाहिए, तो मैं मॉडल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे डेमो मॉडल करके बना हुआ है, ठीक है। मॉडल इस देखो तो ये डेमो मॉडल है, तो मैं मॉडल्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सब्जेक्ट। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता, इसको मैं जो है m लगा देता हूँ इसके आगे, सब्जेक्ट मॉडल PHP, ठीक है। ध्यान रहे कि फाइल का और क्लास का नाम सेम रहना चाहिए जैसे कि मैंने बताया था। तो डेमो मॉडल हम खोलेंगे और डेमो मॉडल के अंदर से कंटेंट कॉपी करके सब्जेक्ट मॉडल में पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो है क्लास बना देंगे सब्जेक्ट m, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो अपना मॉडल है वो बना लिया है। अब इसके अंदर हम डेटाबेस से डेटा रीड कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस से डेटा रीड करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे मॉडल का जो हम क्लास इनहेरिट कर रहे हैं इसके अंदर हमें डेटाबेस मिलता है, नहीं तो मॉडल जो डेटाबेस की फाइल वो एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तुम उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि मैं रीड करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बना दूँगा पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन लिस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं db नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर मैं मॉडल का जो db है उसको ऐसे डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर तुम देखना चाहो ये कैसे कॉल हो रहा है तो ये हमारा कोर के अंदर से कॉल हो रहा है, ये db जो है वो हमने कोर में बना रखा है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी अपनी जो क्वेरी है वो चला सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ
यहाँ पे DB के अंदर हम क्वेरी लिखते हैं कुछ इस तरीके से, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अभी तो हम डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते PHP में एडमिन के थ्रू, क्योंकि हमने जो अपना रूट डायरेक्टरी फोकस कर रखा है दूसरे प्रोजेक्ट पे। बट मेरे को पता है कि मैंने इग्नू नाम का एक वो बना रखा है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स नाम का एक टेबल भी है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ये जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैं इसको OBJ के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और $OBJ fetch all, और इसके अंदर मैं ट्रू पास कर देता हूँ, मतलब एसोसिएटिव पास, एसोसिएटिव फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा, और इसी को मैं रिटर्न कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने एक मॉडल बना लिया है, उसके अंदर एक मेथड बनाया है लिस्ट करके, जो कि हमें सब्जेक्ट्स का लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे कॉल करेंगे अपने यहाँ पे सब्जेक्ट इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पहले यूज़ केस देना पड़ेगा। यूज़ केस हम कुछ इस तरह देंगे, यूज़। ठीक है, हम यूज़ क्या कर रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट एम मॉडल। ठीक है, सब्जेक्ट एम मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, प्रोटेक्टेड फंक्शन, प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट लिस्ट, कुछ इस तरीके का। और इसके अंदर हम सब्जेक्ट एम लिस्ट को कॉल करवा लेते हैं। अभी ये हमें रिटर्न करेगा क्या, सब्जेक्ट्स की लिस्ट। हम इसको डायरेक्ट प्रिंट आ करवा देते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इको कर देते हैं प्री टैग को। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेथड शो लिस्ट, अच्छा शो लिस्ट हमने नाम दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं शो लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एरर क्या है, DB, ओ माय बैड, ये जो मॉडल है सब्जेक्ट एम के अंदर ये DB जो है ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक कुछ इस तरीके से काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं, हमने अपना डेटाबेस चालू, MySQL इंस्पेक्शन नो कनेक्शन कुड मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्सेप्ट। जाहिर सी बात है ये एरर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने डेटाबेस जो अपना बंद करके हम डेटाबेस अपना चालू कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, तो तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल रही है। तो कितने आसानी तरीके से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर ली है, काफ़ी ईजी है राइट। हमने एक डायनामिक URL बना लिया जिसके अंदर हमने मॉडल का यूज़ किया है जो कि हमने बनाया है, और हम इसको कंट्रोलर में कॉल भी कर रहे हैं। ये हमारा मॉडल है, और मैं डेमो मॉडल को बंद कर देता हूँ, डेमो कंट्रोलर को बंद कर देता हूँ, और ये हमारा जो है वो कंट्रोलर है। ठीक है, सो लिस्ट करके। अब इसी के अंदर हम एक और वो बना लेते हैं, प्रोटेक्टेड फंक्शन। ठीक है, व्यू बना लिया। अब व्यू के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये प्रिंट सब्जेक्ट है इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से पूरे को ही ले लेते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि ये कैरी रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करना चाहता हूँ। तो इंडेक्स हमें पता है किस में हमें मिलेगा, हमने ऊपर ही देखा था कि जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं क्लासेस में जो हमें मिलता है, अगर डेमो कंट्रोल में तुम देखो तो हमें यहाँ पे मिलते हैं राउट अंडरस्कोर पैरम्स में। ठीक है, राउट अंडरस्कोर पैरम्स में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ID गेट करना चाहता हूँ इसकी, मान लो, तो कुछ इस तरीके से गेट करूँगा, ID इज इक्वल टू डॉलर दिस राउट अंडरस्कोर पैरम्स। ठीक है, और ये कह रहे हैं मुझे पता है, तो मैं इसके अंदर से ID गेट कर लूँगा, और यहाँ पे इसको ID के अंदर स्टोर करवा दूँगा, और यहाँ पे यही ID में पास कर दूँगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं हम देखेंगे जस्ट थोड़ी देर में। यहाँ पे हम अब अपने index.php में जाएंगे जहाँ पे हम राउट बनाया था हमने लिस्ट वाला, इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक और राउट बना लेते हैं हम, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं ID को लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ID को लूँगा, और मुझे पता है कि जो ID है वो सिर्फ नंबर में होगा राइट। तो मैं यहाँ पे D+ लिख दूँगा, ताकि मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रीड करे।
अब सो लिस्ट की जगह हम यहाँ पे व्यू को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा ये राउट काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, एंड मैं प्रोटेक्ट सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, प्रोटेक्ट लिखा है यहाँ पे मैंने, सॉरी प्रोटेक्टेड होगा, माय बैड। रिफ़्रेश करते हैं तो देखो सब्जेक्ट लिस्ट आ रही है। अब मैं इसके आगे एक आईडी ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। तो देखोगे यहाँ पे अब 1 ऐड किया तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आईडी जो है वो तो 2 है, ठीक है। मैं इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका ये नेम डाल सकता था, है ना। मैं यहाँ पे डेटा तो जो चाहे वो पास कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हम ऐसे कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं। देख सकते हो हम यहाँ पे डायनामिक तरीके से डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कूल चीज़ है, राइट। हमने यहाँ पे मॉडल के बारे में समझा है, हमने ये भी देखा है कि कंट्रोलर जो हैं वो उसके कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है इसको चलाना और इसमें प्रोजेक्ट्स को बनाना काफ़ी इजी है। यहाँ पे अगर कोई भी तुम फ्रंट एंड का फाइल जो कि व्यूज़ के अंदर है, जैसे welcome.php है, इसको दिखाना चाहते हो तो अगर तुमने डेमो कंट्रोल देखा तो यहाँ पे देख सकते हो व्यू क्लास को हम यहाँ पे कॉल करेंगे core/view करके, और उसके बाद व्यू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डाल के रेंडर फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर welcome.php लिख देंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट एंड वो रेंडर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट इसके अंदर तुम कुछ इको करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है टोटली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। तो कंट्रोलर, मॉडल और व्यू काम कैसे करते हैं ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसकी कुछ और फंक्शनलिटीज़ को देख लेते हैं। config.php, यहाँ पे हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है, ठीक है। डेटाबेस से रिलेटेड जितने कन्फिगरेशन है तुम्हें यहीं पे चेंज करने हैं config.php में। और ये शो एरर्स क्या है, तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा खोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे एरर देगा, राइट। फैटल एरर कस्टमाइज्ड है बट ये एक एरर ही दे रहा है। पर अगर मैं इसको रियल होस्टिंग पर डालूंगा तो मैं वहाँ पे नहीं चाहता कि मुझे इस तरीके का एरर मिले। वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर एरर दिखना है तो कुछ सिंपल सा एरर दिखे, ठीक है। जैसे कि रूट नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मेथड लिस्ट नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, ठीक है। जबकि ये एक इनवैलिड यूआरएल है तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड लिखना चाहिए नॉर्मली। तो अगर मैं एरर्स ट्रू हैं और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, एंड रिफ़्रेश करता हूँ, तब तुम दोगे एन एरर ऑकर्ड लिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये आगे की चीज़ें तो मिल रही है पर ये पीछे की चीज़ नहीं मिल रही। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड लिख दूँ कुछ इस तरीके का तो देखोगे पेज नॉट फाउंड लिख रहा है। पर ये तो चलो हो गया यूज़र को दिखाने के लिए, पर एज ए डेवलपर मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब तुम यहाँ पे शो एरर्स को फॉल्स कर देते हो तो हमारे प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है लॉग्स करके। इसको जब तुम खोलोगे तो देखोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बन गई है, और इसको खोलोगे तो देखोगे यहाँ पे जितने भी एरर जनरेट होंगे डेट और टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी यूरोप बर्लिन लिखा हुआ है क्योंकि वो टाइम जोन चेंज हो रहा है। तुम टाइम जोन चेंज कर सकते हो PHP का, उसके बाद ये इंडिया का टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे टाइम वाइम दिखाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एरर एकदम अच्छे तरीके से लिखे आ गए हैं, लॉग्स फाइल जनरेट हो रही है। तो ये डायनेमिक तरीके से हम कर रहे हैं लॉग्स फाइल को जनरेट, काफ़ी कूल चीज़ है, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं जो क्या कहते हैं config.php है यहाँ पर जाके इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ओके। और इसी तरीके से तुम जो चाहो उतने कंट्रोलर्स बना सकते हो, जो जितने चाहो उतने राउटर्स बना सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो, ठीक है। वेंडर के अंदर हम थर्ड पार्टी जैसे PHP मेलर हो गया या एक्सेल सिंपल एक्सेल हो गया कि कोई भी थर्ड पार्टी के जो वेंडर्स हैं या प्लगइन्स यूज़ करो तो उसको तुम वेंडर के अंदर रखोगे और उसके क्लासेस बना के तुम यूज़ कर सकते हो। आने वाले प्रोजेक्ट में जब हम इसको यूज़ करेंगे इन प्रोजेक्ट्स तब तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोर खोल के देखो तो कोर में छेड़खानी जैसा कुछ ऐसा है नहीं, काफ़ी सिंपल सा है। controller.php खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगे। ये एक बिफ़ोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि अगर हम मान लो बिफ़ोर आफ्टर का क्या है इसमें सीन, तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर में आते हैं और डेमो कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो डेमो कंट्रोलर हमारा चल रहा है। बट तुम मान लो चाहते हो कि डेमो कंट्रोलर जितने भी इसके अंदर के फंक्शन हो सभी में से कोई सा भी फंक्शन चलने से पहले और बाद में कुछ चले, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शंस बना रखे हैं। अब तुम देखोगे तो जो कंट्रोलर है यहाँ पे ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो डेफिनेशन के लिए होती हैं, उनके तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पर उनको इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। इनहेरिट करने के बाद जो इनहेरिटेड क्लास है उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो डेमो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि हमें कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है, जो कि है हमारा प्रोटेक्टेड फंक्शन बिफोर। तो मैं यहाँ पे डेमो कंट्रोलर पे आऊँगा, यहाँ पे मैं बना दूँगा प्रोटेक्टेड फंक्शन बिफोर। अब ये क्या है? तो यहाँ पे हम बेसिकली इको कर देंगे, मान लो h1 इको कर देते हैं कि दिस इज़ बिफोर कोड,
H1, ठीक है, इको कर देंगे दिस इज़ बिफोर कोड, और यहाँ पे सेम ऐसी प्रोटेक्टेड फंक्शन बिफोर आफ्टर इको H2, दिस इज़ आफ्टर कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिफोर और आफ्टर इस क्लास में दे दिया डेमो कंट्रोलर के अंदर। तो मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया हम। ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे दिस इज़ बिफोर कोड एंड दिस इज़ आफ्टर कोड लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करूँ तो देखोगे ये पूरा प्रोजेक्ट चलने से पहले ये कोड चला है और ये पूरा चलने के बाद भी ये कोड चला है, H1 देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, दिस इज़ बिफोर कोड और दिस इज़ आफ्टर कोड। तो अगर जैसे मान लो तुम सिर्फ इसमें बॉडी रखते और हेडर ऊपर और फुटर नीचे कराना चाहते हो तो करा सकते हो, काफ़ी ईजी रहता, ठीक है। और अगर इसमें एक खास बात ये है, अगर मान लो बिफोर में तुम कुछ चेक वेक करा रहे हो कि जैसे यूज़र लॉग्ड इन हो रखा है कि नहीं, या ऑथराइजेशन उसे एडमिन का है कि नहीं, तो एडमिन पैनल पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की तुम यहाँ पे चेकिंग करा रहे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी वजह से अगर तुम रिटर्न कर देते हो रिटर्न फॉल्स, है ना, तो तुम्हारा नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो दिस इज़ बिफोर कोड और इसके नीचे का जो भी कोड है वो नहीं चलेगा अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो ये या तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए या तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है, या तो फॉल्स रिटर्न नहीं करना चाहिए। फॉल्स रिटर्न करेगा तो नीचे वाले प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो ये बिफोर आफ्टर मेरे को पता है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने जो देखी है कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, और हम जब इसको पब्लिक यूज़ में लेंगे, मतलब कहने का मतलब जब हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। बट मैं ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ताकि तुम थोड़ा फैमिलियर हो जाओ इसके अंदर की चीज़ों के साथ, ताकि जब हम प्रोजेक्ट्स को बनाएं तो तुम कंफ्यूज ना हो। तो अब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और इस प्रोजेक्ट से तुम्हें मदद मिले, मतलब उम्मीद तो ऐसी ही है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये गिटहब पे अगर किसी को भी किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट इसमें करनी है, अपना योगदान देना है ओपन सोर्स कोड्स में, तो फ्री टू लाइक तुम कर सकते हो, ठीक है। मेरे को अच्छा लगेगा अगर तुम इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट्स करते हो तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग कीप कोडिंग। मुझे पता है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, बट क्या कर सकते हैं।